छात्र मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन लेक्चर में। आज हम हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सीखेंगे। वह टॉपिक है अव्यय, जिसे इंडिक्नानेबल्स कहा जाता है। अब अव्यय किसे कहते हैं, यह सीखने के पहले हम अव्यय की परिभाषा पढ़ लेते हैं। अव्यय ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार यानी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अव्यय कहा जाता है। जैसे कि आज, अब, कल, इसलिए, के सामने उफ आदि अव्यय है। अब ये जो अव्यय शब्द है, इन पर लिंग के परिवर्तन से, वचन के परिवर्तन से या कारक के परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं होता या कोई प्रभाव नहीं होता। अब यह जो है हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। बच्चों, उदाहरण है लड़का कल पढ़ेगा। इस वाक्य में लड़का यह जो संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द का मैं लिंग परिवर्तन करती हूँ। लड़का का लिंग है लड़की, तो लड़की कल पढ़ेगी, यानी लड़का इस संज्ञा शब्द का लिंग परिवर्तन करने से वाक्य में बदला हुआ लड़की कल पढ़ेगी, यानी पढ़ेगा इस क्रिया का परिवर्तन हुआ पढ़ेगी में। अब लड़का इस संज्ञा शब्द का मैं वचन परिवर्तन करती हूँ। लड़का का बहुवचन है लड़के और वाक्य बन गया लड़के कल पढ़ेंगे, यानी पढ़ेगा का हुआ पढ़ेंगे, लड़का का हुआ लड़के। अब आगे लड़का इस संज्ञा शब्द का मैं सर्वनाम जो है वह परिवर्तित करते हूँ। लड़का का सर्वनाम है वह। अब यहाँ मैंने वह का बहुवचन लिया है और वाक्य बन गया वे कल पढ़ेंगे, यानी पढ़ेगा का हुआ पढ़ेंगे, लड़का का हुआ वे। यानी बच्चों देखिए, इन चारों भी वाक्यों में लड़का, लड़की, लड़के, वे यानी लड़का का लिंग परिवर्तन, वचन परिवर्तन और पुरुष परिवर्तन होने से इन क्रिया शब्दों में परिवर्तन हो गया। पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अगर हम देखेंगे तो कल इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो लड़का, लड़की, लड़के, वे ये विकारी शब्द है क्योंकि वे बदलते हैं, और जो शब्द लिंग, वचन, कारक के कारण बदलते उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये विकारी शब्द है और इसीलिए पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ये क्रिया शब्द है जिन्हें हम विकारी शब्द कहा जाता है। लेकिन कल इस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और इसीलिए कल यह जो है अव्यय है। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अब हम आगे देखते हैं। अब इस अव्यय के 4 भेद हैं। इन 4 भेदों में जो पहला भेद है वह हम देखते हैं। पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहा जाता है। इस क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब इस परिभाषा को हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। पहला उदाहरण है रमेश आज आएगा। अब इस वाक्य में आएगा यह क्रिया है। अब इस क्रिया से हम प्रश्न पूछते हैं कब। कब आएगा? आज आएगा, यानी हमें आएगा इस क्रिया की विशेषता पता चली है आज इस शब्द से और इसीलिए आज यह क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे बढ़ते हैं। वहाँ कोई खड़ा है। अब हम क्रिया से प्रश्न पूछते हैं कहाँ खड़ा है? वहाँ, यानी हमें यहाँ है इस क्रिया की विशेषता पता चली वहाँ इस शब्द से और इसीलिए वहाँ यह क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे घोड़े तेज दौड़ते हैं। दौड़ते हैं क्रिया से हम प्रश्न पूछते हैं कैसे। कैसे दौड़ते हैं? तेज दौड़ते हैं, यानी यहाँ हमें तेज इस शब्द से क्रिया जो है दौड़ते हैं इस क्रिया की विशेषता पता चलती है और इसीलिए तेज क्रिया विशेषण अव्यय है।
आगे, बिल्ली दूध बहुत पीती है। हम क्रिया से प्रश्न पूछते हैं कि कितना पीती है? बहुत पीती है। और यहाँ बहुत इस शब्द से हमें क्रिया की विशेषता पता चलती है और इसीलिए इस वाक्य में बहुत यह क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। तो यहाँ इन वाक्यों में आज, वहाँ, तेज, बहुत ये क्रिया विशेषण अव्यय है। बच्चों, जब आप क्रिया से कब, कहाँ, कैसे, कितना यह जब प्रश्न पूछते हैं तब आपको जो उत्तर मिलता है वह होता है क्रिया विशेषण अव्यय। कब, यह प्रश्न पूछने से क्रिया के काल के बारे में यानी समय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कहाँ, यह प्रश्न पूछने से उस क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। कैसे, प्रश्न पूछने से क्रिया की जो रीति है, जो ढंग है, उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। कितना, यह प्रश्न पूछने से क्रिया के परिमाण यानी मात्रा के बारे में जानकारी मिलती है। अब इसी के आधार पर यानी क्रियाओं की यह जो विशेषता है, काल, स्थान, रीति और परिमाण, इन विशेषताओं के आधार पर क्रिया के 4 भेद है। कालवाचक क्रिया विशेषण यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस, रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। अब हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में जानकारी ले लेंगे। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी जिन शब्दों से क्रिया के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। अब यहाँ हमने कुछ उदाहरण जो है वह लिखे हैं, वो देखते हैं। 1, मोहन कभी कभी रोता है। क्रिया से प्रश्न पूछिए, कब रोता है? कभी कभी, यानी क्रिया के काल यानी समय का पता हमें चला और इसीलिए कभी कभी कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे, राम दिन भर पढ़ता है। कब पढ़ता है? दिन भर, यानी यहाँ दिन भर यह जो शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि दिन भर इस शब्द से क्रिया के समय का, काल का पता चलता है। आगे, सदा सत्य बोलो। कब बोलो? सदा, यानी यहाँ सदा यह जो है, सदा यानी हमेशा, सदा यह जो शब्द है क्रिया विशेषण अव्यय, इससे हमें क्रिया के काल की विशेषता पता चलती है और इसीलिए सदा यह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। जब आप क्रिया से कब यह प्रश्न पूछते हैं तब आपको कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा जो क्रिया विशेषण अव्यय का जो भेद है वह है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी जिन शब्दों से क्रिया के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण यहाँ है, ईश्वर सर्वत्र है। अब आप इस क्रिया से प्रश्न पूछिए, कहाँ है? सर्वत्र है, यानी कहाँ प्रश्न पूछने से आपको उस क्रिया के स्थान का जो है, स्थान की जानकारी मिली या स्थान की विशेषता प्राप्त हुई है और इसीलिए सर्वत्र यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, अव्यय है। आगे, तुम अंदर जाकर पढ़ो। पढ़ो इस क्रिया से प्रश्न पूछिए, कहाँ पढ़ो? अंदर, यानी अंदर यह जो क्रिया विशेषण अव्यय है, इस क्रिया विशेषण अव्यय से क्रिया के स्थान के बारे में हमें पता चलता है और इसीलिए अंदर यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा उदाहरण है, मेरा घर सामने है। क्रिया से प्रश्न पूछिए, कहाँ है? सामने, यानी हमें सामने इस क्रिया विशेषण अव्यय से क्रिया के स्थान के बारे में जानकारी मिलती है और इसीलिए सामने यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है।
अब बच्चों, क्रिया विशेषण अव्यय का जो तीसरा भेद है वह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण यानी जिन शब्दों से क्रिया की रीति या ढंग का हमें पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। बच्चा अचानक रो पड़ा। अब इस वाक्य में अगर आप क्रियाओं से प्रश्न पूछते हैं कि कैसे रो पड़ा अचानक, यानी इन क्रियाओं की रीति या ढंग के बारे में हमें पता चलता है अचानक इस शब्द से, और इसीलिए अचानक यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे, उसे चुपचाप बैठना पड़ेगा। कैसे बैठना पड़ेगा? चुपचाप, यानी बैठना पड़ेगा। इस क्रिया की जो रीति है, जो ढंग है, वह पता चलता है चुपचाप इस शब्द से, और इसीलिए चुपचाप यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा वाक्य, बालक ध्यानपूर्वक ऊंट को देख रहा है। अब यहाँ हम इस क्रियाओं से प्रश्न पूछेंगे। कैसे देख रहा है? ध्यानपूर्वक, यानी यहाँ ध्यानपूर्वक यह जो क्रिया विशेषण अव्यय है वह क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ इस क्रिया की रीति या ढंग की जानकारी देता है, और इसीलिए ध्यानपूर्वक, चुपचाप, अचानक ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब क्रिया विशेषण अव्यय का जो चौथा भेद है वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। उदाहरण देखते हैं। नेहा ज़्यादा बोलती है। क्रिया से प्रश्न पूछे है, कितना बोलती है? ज़्यादा, यानी बोलती है इस क्रिया की विशेषता जो है वह हमें पता चलती है कि कितना बोलती है? ज़्यादा। यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वे होते हैं जिनसे उस क्रिया की मात्रा या क्रिया के परिमाण के बारे में हमें पता चलता है। तो अगर हम पूछते हैं प्रश्न कि जो नेहा है कितना बोलती है? ज़्यादा, यानी इस बोलती है क्रिया की परिमाण, क्रिया की मात्रा जो है उस मात्रा के बारे में हमें जानकारी मिलती है, और इसीलिए ज़्यादा यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब बच्चों यह जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है उसमें हमने पहला उदाहरण देखा, नेहा ज़्यादा बोलते हैं, जिसमें ज़्यादा यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। दूसरा उदाहरण है, तोता कम खाता है। अब खाता है इस क्रिया से प्रश्न पूछिए, कितना खाता है? कम, यानी खाता है इस क्रिया की जो मात्रा है वह मात्रा हमें पता चलती है कम इस शब्द से, और इसीलिए कम यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तीसरा उदाहरण है, उसने सुंदर लिखा है। लिखा इस क्रिया से प्रश्न पूछते हैं, कितना लिखा है? सुंदर लिखा है, और इसीलिए सुंदर जो है उस सुंदर यह जो क्रिया विशेषण अव्यय है उस क्रिया विशेषण अव्यय से लिखा है इस क्रिया की विशेषता पता चलती है, और इसीलिए यह सुंदर जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। अब यहाँ विशेषण और क्रिया विशेषण अव्यय में जो फर्क है वो देखते हैं। यतीन अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा यह जो है विशेषण है, क्योंकि यहाँ लड़का इस शब्द की विशेषता बताता है अच्छा यह शब्द, और इसीलिए अच्छा यह विशेषण शब्द है। बल्कि यहाँ देखिए, यतीन अच्छा गाता है। कैसा गाता है? अच्छा, तो यहाँ गाना यह जो क्रिया है उस क्रिया की विशेषता पता चलती है, और इसीलिए अच्छा यह क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि यहाँ अच्छा यह जो शब्द है क्रिया की विशेषता बताता है, ना कि संज्ञा शब्द की। आगे, उसने सुंदर चित्र बनाया। कैसा चित्र? सुंदर चित्र। चित्र यह संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है सुंदर यह शब्द, और इसीलिए सुंदर यह विशेषण है। और आगे, उसने सुंदर लिखा। कैसा लिखा?
कितना सुंदर कैसा लिखा, सुंदर। और इसीलिए यहाँ लिखा इस क्रिया की विशेषता बताता है सुंदर शब्द, और इसीलिए सुंदर यह क्रिया विशेषण अव्यय है। बच्चों, अव्यय के जो 4 भेद है उनमें से एक भेद हमने तो सीख लिया है। अब दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रीपोजिशन। उसके पहले हम संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा देख लेते हैं। जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय या संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से हम यह समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है, राम छत के ऊपर बैठा है। अब इस वाक्य में बच्चों देखिए कि के ऊपर यह जो शब्द है वह शब्द छत इस संज्ञा के साथ आया है, और यह जो के ऊपर शब्द है वह शब्द छत इस संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ रहा है, और इसीलिए के ऊपर संबंध बोधक अव्यय है। आगे, गाड़ी मथुरा की ओर बढ़ी। अब की ओर यह जो संबंध बोधक अव्यय है वह मथुरा इस संज्ञा शब्द के साथ आया है, और मथुरा इस संज्ञा शब्द का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, गाड़ी इस शब्द के साथ, बढ़ी इस शब्द के साथ संबंध जोड़ने का कार्य कर रहा है, और इसीलिए की ओर यह संबंध बोधक अव्यय है। आगे, मैंने उसका साथ छोड़ दिया। अब इस वाक्य में साथ यह जो है संबंध बोधक अव्यय है। अब यहाँ साथ यह जो शब्द है उसका इस सर्वनाम के साथ आया है, और इस सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने का कार्य करता है साथ यह शब्द, और इसीलिए साथ यह संबंध बोधक अव्यय है। आगे, वह मेरी तरफ आ गया। अब यहाँ तरफ यह संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि तरफ यह संबंध बोधक अव्यय मेरी यह जो सर्वनाम है इस सर्वनाम के साथ आया है, और इस सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ रहा है, और इसीलिए तरफ यह संबंध बोधक अव्यय है। सीमा मेरे सामने ही थी। अब यहाँ सीमा मेरे सामने ही थी, इस वाक्य में सामने यह संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि सामने यह जो शब्द है मेरे इस सर्वनाम के साथ आया है, और मेरे इस सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ वह संबंध जोड़ रहा है। बच्चों, संबंध बोधक अव्यय जो है उसकी पहचान जो है वह कराने के लिए एक क्लू यह है कि संबंध बोधक अव्यय जो होते हैं उन अव्ययों के पहले का, की, के ये कारक आते हैं, और इतना ही नहीं बल्कि सर्वनाम शब्द जो है, अगर सर्वनाम शब्द जो है वे अगर उनका अंत जो है रा री से होता है तो उसके बाद का शब्द जो होता है वह संबंध बोधक अव्यय होता है। और इसीलिए यहाँ हम देखते हैं के ऊपर, के आगे, के पीछे, के सामने, की ओर, की तरफ, के अलावा, के पश्चात, के बिना, के द्वारा आदि संबंध बोधक अव्यय है। अब देखिए यहाँ क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, इन दोनों में कुछ ऐसे समान शब्द है कि जो क्रिया विशेषण अव्यय में भी आते हैं और संबंध बोधक अव्यय में भी आते हैं, लेकिन उन दोनों में जो अंतर है वो कैसे पहचाने। देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है, मोहन सामने जा रहा है। कहाँ जा रहा है? सामने।
और संबंध बोधक अव्यय में भी सामने यह शब्द आता है। मोहन घर के सामने जा रहा है। यहाँ भी सामने है और यहाँ भी सामने शब्द है, लेकिन यहाँ जो सामने शब्द है वह क्रिया विशेषण अव्यय है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि सामने यह शब्द जो है वह क्रिया की विशेषता बताता है। कहाँ जा रहा है? सामने। और मोहन घर के सामने जा रहा है। यहाँ घर इस संज्ञा शब्द के साथ के सामने यह शब्द आया है और इसीलिए वह संबंध बोधक अव्यय है। दूसरी एक बात ध्यान में ले लीजिए बच्चों कि यहाँ सामने के पहले का, की, के ये कारक नहीं आए हैं और यहाँ सामने के पहले का, की, के यानी के यह कारक आया है और इसीलिए के सामने संबंध बोधक अव्यय हुआ और सिर्फ सामने क्रिया विशेषण अव्यय हुआ। आगे और एक उदाहरण बता देती हूँ। तुम अंदर चलो। यहाँ अंदर क्रिया विशेषण अव्यय है। कहाँ चलो? अंदर। और आगे जो है तुम विद्यालय के अंदर चलो। अब यहाँ के अंदर है और इसीलिए के अंदर है तो संबंध बोधक अव्यय और सिर्फ अंदर है तो क्रिया विशेषण अव्यय। कौवा ऊपर बैठा है। कहाँ बैठा है? ऊपर। तो सिर्फ ऊपर है तो क्रिया विशेषण अव्यय, और लेकिन कौवा छत के ऊपर बैठा है तो वह संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि के ऊपर है। अब यहाँ के यह कारक आया है और इसलिए के ऊपर यह संबंध बोधक अव्यय है। अब हम यह जो अव्यय के भेद है उनमें जो तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय, वह बच्चों समुच्चय बोधक अव्यय जो है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंजंक्शन। अब इस समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा देख लेते हैं। जो अव्यय एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब यहाँ देखिए, समुच्चय का मतलब होता है समूह। तो यहाँ वाक्य में जब दो शब्दों का या दो वाक्यों का समूह होता है और उन समूहों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। सोहम और रहीम पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में सोहम और रहीम ये दो शब्द है, उन दो शब्दों को जोड़ा है और इस शब्द ने, और इसीलिए और यह समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा वाक्य देखते हैं। तुम्हें रेडियो या घड़ी चाहिए। रेडियो और घड़ी ये दो शब्द जो है उन्हें जोड़ने का काम किया है या इस शब्द ने, और इसीलिए या यह समुच्चय बोधक